हेलो एवरीवन, मैं फिर आगे आपके लिए एक नया वीडियो लेकर, जैसे कि हमारी जीओसी चल रहा था, दैट वाज जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हम पढ़ रहे थे। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हमने लास्ट क्लास डिस्कस किया था कि हमारा जो टॉपिक था उसमें हम पढ़ रहे थे रिएक्शन इंटरमीडिएट। हम पढ़ रहे थे, हम क्या पढ़ रहे थे? रिएक्शन इंटरमीडिएट पढ़ रहे थे। आखिर रिएक्शन इंटरमीडिएट क्या होता है, इसके मैंने आपका प्रीवियस वीडियो में एक्सप्लेन किया था, फिर भी एक शॉर्ट समझ लीजिए। हमने ये कहा था कि जनरली क्या होता है, जनरली हमारे पास क्या होता है, एक हमारे पास रिएक्शंस होता है। ये रिएक्शन कैसे होता है? इसके लिए हमारे पास कोई रिएक्टेंट होता है। ये रिएक्टेंट किसी अटैकिंग रिएजेंट्स के प्रेजेंस में रिएक्ट करके यहां पे बीच में एक आ जाता है इंटरमीडिएट स्टेट। क्या आता है बेटा? इंटरमीडिएट स्टेट। और फिर इंटरमीडिएट स्टेट कुछ समय बाद जाके अपना क्या देता है? प्रोडक्ट और बाई प्रोडक्ट दे देते हैं। ये हमने प्रीवियस क्लास में पढ़ा। फिर हमने देखा था कि टाइप ऑफ फ्यूजन, क्या पढ़ा था हमने? टाइप ऑफ क्लीवेज या टाइप ऑफ फ्यूजन हमने पढ़ा था। याद अगर आपको होगा, लास्ट देख लीजिएगा, हमने पढ़ा था टाइप ऑफ बॉन्ड फ्यूजन। हमने टाइप ऑफ बॉन्ड फ्यूजन में देखा था दो प्रकार के बॉन्ड फ्यूजन होता है। एक हमारा बॉन्ड फ्यूजन था आपका होमोलिटिक क्लीवेज, और एक हमारा था हेटेरोलिटिक क्लीवेज। अगर आपने होमोलिटिक का कॉन्सेप्ट समझे होंगे तो एक बार फिर एक्सप्लेन कर देता हूं। होमोलिटिक क्लीवेज क्या होता था, जैसे कि मान लीजिए मेरे पास दो एटॉम है और इस एटॉम के बीच में जो बॉन्ड है, यहां बॉन्ड कुछ इस तरीके से क्लीवेज होते हैं, इस तरीके से ये बॉन्ड टूटते हैं कि इस पेयर में जो दो इलेक्ट्रॉन हैं वो दोनों इलेक्ट्रॉन इक्वल शेयरिंग करके एक दूसरे को डिस्ट्रीब्यूट हो जाते थे। अर्थात ये कुछ ए पर इलेक्ट्रॉन होता था और एक ए पर इलेक्ट्रॉन, कुछ तरह से होता था। ये हमारा होमोलिटिक क्लीवेज होता था। इसी तरीके से हमने दूसरा कॉन्सेप्ट देखा था हेटेरोलिटिक क्लीवेज। हेटेरोलिटिक क्लीवेज का कॉन्सेप्ट कुछ इस तरीके से, उसमें भी था कुछ ए और बी था। मान लेते इस केस में जो बॉन्ड का जो दो इलेक्ट्रॉन है, दोनों में से किसी एक एटॉम के पास चला जाता है। अब प्रश्न उठता है कि सर वो एटॉम कौन सा वाला होगा? मैं आपको बता दूं, उन दोनों एटॉम में से ये जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है किसी एक एटॉम पे जाएगा, वो एटॉम कौन होगा? इन दोनों में से जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटॉम होगा। जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटॉम होगा उसके बाद एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन चला जाएगा। अगर मैं मान लो बी हमारा जो है मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो हमारा जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कहां पे चला जाएगा? बी के पास। तो ए पर इलेक्ट्रॉन की कमी दैट वाज पॉजिटिव और बी पर इलेक्ट्रॉन ज्यादा था, बी पर नेगेटिव। ये हमने क्लास लास्ट कर। तो अब आपकी बात प्रश्न उठता है कि सर जो क्या ये हमारा प्रोडक्ट है? नहीं, ये हमारा प्रोडक्ट नहीं कहा जाता है। यहां पे देखो ए पर इलेक्ट्रॉन, ए पर पॉजिटिव, बी पर नेगेटिव, इसे हम प्रोडक्ट नहीं कहते। ये क्या है? ये हमारी अभिक्रिया की एक ऐसी अवस्था होती है जो ना पूर्णतः प्रोडक्ट कहा जा सकता है और ना ही पूर्णतः ये अभिकारक कहा जा सकता है। तो यह क्या? इसे हम कहते हैं रिएक्शन इंटरमीडिएट। रिएक्शन इंटरमीडिएट वे अवस्थाएं होती है जहां पे ये काफी अनस्टेबल होता है। ये काफी अनस्टेबल यानी मोर रिएक्टिव होता है। वो रिएक्टिव इसलिए होता है कि उसको बहुत जल्दी प्रोडक्ट बनना है। तो हम अगर जीओसी पढ़ते हैं, अगर हम जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ते हैं और अगर हम भविष्य में किसी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करते हैं, तो बिना जीओसी के, बिना जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के, और जो जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो मेन कॉन्सेप्ट्स इसी से आते हैं, दैट वाज रिएक्शन इंटरमीडिएट्स। तो रिएक्शन इंटरमीडिएट्स जैसे हम ऐसे भी समझ सकते हैं व्हाट इज इंटरमीडिएट। मैं आपको पहले भी शायद बता चुका हूं कि जैसे हम कोई क्लास 11 12 का बच्चा है तो हम उसको कहते हैं इंटरमीडिएट स्टूडेंट्स। क्यों कहते हैं? क्योंकि इंटरमीडिएट के जो स्टूडेंट है वो ना कंप्लीटली मैच्योर होते हैं, ना पूरी तरीके से एडल्ट होता है, ना पूरी तरीके से बच्चा होता है, वहां एक बीच की अवस्था में होता है। उसको ऐसा लगता है क्योंकि इस समय उसके एडोलेसेंस होती है, इस समय उसको ऐसा लगता होगा कि मैं फुल क्या मैच्योर हो गया हूं, परंतु ऐसा नहीं, सिर्फ फील्स आती है कि आप मैच्योर हो रहे पर एक्चुअल में नहीं हो रहे। तो ऐसे हमारे पास जो रिएक्शन इंटरमीडिएट है, दैट वाज, अगर आप इसका नाम जानना चाहिए तो इसका नाम बेटा है फ्री रेडिकल। इसका नाम है बेटा केटायन, इसका नाम एनायन। तो सेम यही कांसेप्ट है, ये रिएक्शन इंटरमीडिएट कहलाते हैं। तो हम उसी टॉपिक को देखेंगे। तो रिएक्शन इंटरमीडिएट का जो पहला टॉपिक आज हम बात करने वाले हैं, जो हमारा आज का टॉपिक का नाम है, दैट वाज फ्री रेडिकल। अब आता है व्हाट इज अ फ्री रेडिकल। फ्री रेडिकल को समझने से पहले आप एग्जांपल के तौर पर समझें तो ज्यादा बेटर तरीके से समझें। मान लेते हैं यहां पे एक शेयर है और यहां पे एक शेयर है, राइट? और इसका मुझे क्या करना है? होमोलिटिक फ्यूजन। मैंने यहां समझा दिया आपको, होमोलिटिक फ्यूजन। अगर मुझे होमो ने समान, लिटिक में तोड़ना, बॉन्ड को इस तरीके से तोड़ना है कि जो बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन बराबर
एटॉम में बदल जाए। देखिए, तो अब अगर मैं इस बॉन्ड को तोड़ूंगा, आप जानते हैं बॉन्ड के बनने में 2 इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग है, तो जब हम इस बॉन्ड को तोड़ेंगे तो क्या आप बता सकते हैं इनमें से कौन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है? नहीं, ये दोनों होमोन्यूक्लियर एटॉम या होमोन्यूक्लियर मॉलिक्यूल्स है। होमोन्यूक्लियर मतलब दोनों समान परमाणु हैं। तो जब समान परमाणु होते हैं उस केस में जो ये इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन होगा, जब इसका होमोनिटिक क्लीवेज करते हैं तो इनमें से एक इलेक्ट्रॉन इस एटॉम को और एक इलेक्ट्रॉन इस एटॉम को हो जाता है। इस तरीके से आप देख पाएंगे यहाँ पे एक पर क्लोरीन पर एक इलेक्ट्रॉन प्लस इस क्लोरीन पर भी एक इलेक्ट्रॉन हो जाता है। आप समझ रहे होंगे। इस सिचुएशन में इसको हम कहते हैं प्यारे बच्चों, हम इसको फ्री रेडिकल कहते हैं। क्या कहते हैं? फ्री रेडिकल। यानी कि इसके डेफिनेशन अगर आप सिर्फ इस एलिमेंट को देखकर इसका डेफिनेशन बना सकते हैं जिसको कि आपको याद करने की जरूरत नहीं है। कैसे? हम कह सकते हैं एन एटॉम और ग्रुप ऑफ एटॉम। फिलहाल एक ही एटॉम है, एक ही परमाणु। तो अगर आप हिंदी में भी इसको लिखना चाहते हैं, अगर आपको लगता है कि हिंदी, बट मैं आपसे यही कहूंगा कि साइंस जैसे सब्जेक्ट्स को, केमिस्ट्री जैसे सब्जेक्ट्स को, फिजिक्स जैसे सब्जेक्ट्स को आप उसको इंग्लिश में ही समझिए, उससे आपकी कमांड विषय पे अच्छी बनी। तो माय डियर स्टूडेंट, नाउ लिसन टू मी केयरफुली। तो ये हमारा जो क्लोरीन है एक एटॉम है, तो मैं इसका डेफिनेशन क्या दूं? एन एटॉम और अ पेयर ऑफ एटॉम which having an unpaired electrons, which having only one electron। आप ऐसा भी कह सकते हैं which having only one electron, या फिर कह सकते हैं which having an unpaired electron। unpaired मतलब भी एक ही इलेक्ट्रॉन है, पेयर मतलब 2 इलेक्ट्रॉन, अनपेयर मतलब 1 इलेक्ट्रॉन। क्या हो बेटा? 1 इलेक्ट्रॉन। तो अगर 1 इलेक्ट्रॉन हो इज नोन एज, इसी को कहते हैं इज नोन एज फ्री रेडिकल। इसको हम क्या कहेंगे बच्चों? फ्री रेडिकल कहेंगे। आपको बात समझ आ रहा होगा। दूसरी बात समझिए, अब प्रश्न आता है कि हाउ द फ्री रेडिकल इज प्रोड्यूस्ड। तो आप कहेंगे दिस फ्री रेडिकल्स आर प्रोड्यूस्ड। यहां फ्री रेडिकल कैसे बनते हैं? यहां फ्री रेडिकल आपका होमोलिटिक फिजन के थ्रू बनता है, होमोलिटिक फिजन के थ्रू बनता है बच्चों। तो ये इसका एग्जांपल हो गया होमोलिटिक फिजन। अब इसकी कुछ विशेषता आपकी बात करेंगे, इसमें मैंने यहां पे नोट डाल दिया। नोट तो आप इंपॉर्टेंस भी समझ सकते हैं कि इसकी क्या इंपॉर्टेंस है। सबसे पहले इंपॉर्टेंस क्या होती है कि जो ये फ्री रेडिकल होता है इट इज वेरी रिएक्टिव होता है। क्या होता है? इट इज अ वेरी रिएक्टिव स्पीसीज। फ्री रेडिकल एक ऐसा सिचुएशन है जहां पे किसी परमाणु के पास 1 इलेक्ट्रॉन है, किसी परमाणु के मात्र 1 इलेक्ट्रॉन, और किसी भी परमाणु के यदि पास 1 ही इलेक्ट्रॉन होता है तो वो बहुत ज्यादा रिएक्टिव होता है। उदाहरण के तौर पर समझिए, उदाहरण के तौर पर समझिए कि आप अकेले व्यक्ति हैं, आप एक अकेले व्यक्ति हैं, तो आप अकेले व्यक्ति क्या आप अपना परिवार संभाल लेंगे? नहीं संभाल पाएंगे। तो क्योंकि आप जानते हैं कि परिवार में कम से कम नहीं भी तो 2 लोगों की जरूरत तो होती है। एक व्यक्ति भी जो परिवार को चलाने के लिए मनी को अर्न करे, और एक परिवार जो परिवार को क्या करे? खाना बनाना, बाकी चीजों को टेकल करे। तो हर एटॉम, हर मॉलिक्यूल और हर एक इंसान की एक बेहतरीन खूबी होती है अपने आप को स्टेबल बनाने की। क्या बनाने की बेटा? स्टेबिलिटी। तो स्टेबिलिटी आएगी कैसे? टू पेयर अप करने के लिए। क्योंकि यहाँ पे एटॉम एक आदमी की तरह है जो सिंगल जीवन जीता, तो वो क्या होगा? बहुत रिएक्टिव होगा। वो कहीं से भी चाहेगा कि कोई मेरे साथ आए, मेरे साथ रहे, मैं पेयर अप कर लूं, मैं क्या कर लूं? युग्म बन जाएगा। आप स्वयं सोचिए, क्या आप अकेला जीवन बिता पाएंगे? कोई व्यक्ति सोचिए कि क्या मैं अकेला अगर रहूं तो नहीं रहेगा। आप सोचेंगे हम जल्दी शादी कर लेते हैं, हम 1 से भले 2 हो जाएंगे तो हमारा परिवार बन जाएगा, हम स्टेबल हो जाएंगे, राइट? तो ये बातें आप रसायन से जोड़ के देखिए। इसका मतलब ये नहीं कि आप शादी करने चले जा रहे हैं, आप शादी करने नहीं जाएंगे क्योंकि आप जानते हैं कि आपको फैमिली आपके पीछे। अगर भगवान ना करे कि आप कभी सिंगल हो जाए तो आप ये सोच सकते हैं, पर उसके लिए भी कंडीशंस लॉ है भाई। केमिस्ट्री पे बात करते हैं तो मैंने कहा कि दिस इज अ वेरी रिएक्टिव स्पीसीज। हमारा फ्री रेडिकल क्या होता है बेटा? बहुत रिएक्टिव होता है। क्यों? मैंने उदाहरण देकर समझाया। दूसरा मैंने क्या कहा? दे हैव अ स्ट्रांग टेंडेंसी, इसकी बहुत ही ज्यादा प्रबल टेंडेंसी होती है, बहुत भयंकर टेंडेंसी होती है कि पेयर करो। क्या करूं? पेयर। अब मैंने समझा ना, अकेला इंसान चाहता तो मैं किसी तरीके से 2 बन जाऊं, क्योंकि अकेला इंसान जीवन नहीं बिताया जा सकता। वैसे एक फ्री रेडिकल भी अकेला जिंदगी बिता नहीं सकता, तो उसको भी क्या चाहिए? पेयर होना चाहिए। तो दैट वाज आई एम राइट हियर टू पेयर ऑफ। केमिस्ट्री इज द फंड। केमिस्ट्री क्या है? केमिस्ट्री कुछ कठिन नहीं है, ये तो आपके व्यवहारिक जीवन से आप जोड़ के इसको देख सकते हैं और काफी आसान लगेगा आपको। चलिए, फिर मैंने कहा whether their unpaired electron is, कहीं भी उसको एक अनपेयर इलेक्ट्रॉन मिल जाए, ये जाके उसको साथ मिल जाए और पेयर बन जाए। अगर कोई इंसान अकेला है, अगर कोई पर्सन अकेला है तो फिर जाति धर्म नहीं देखेगा, उसको तो बस कोई साथी चाहिए।
और साथी का मतलब तुम अलग मतलब मत लेना, कोई लड़का भी होगा तब भी उसकी साथी कहलाएंगे, कोई लड़की तो उसको एक लड़की मिलेगा तब भी साथी कहलाएंगे। आप लड़का लड़की की नजर से मत देखो, लड़की को लड़के की नजर से नहीं देखना चाहिए। साथी का मतलब कोई साथ दे, समझ में आ रहा होगा आपको। फिर मैंने कहा कि थर्ड पॉइंट क्या है, इट इज फाउंड और अकर ओनली रिएक्शन इंटरमीडिएट। ये कहां पाएंगे भाई आप, रिएक्शन इंटरमीडिएट आपको हवा में नहीं मिलेगा, इधर उधर नहीं घूमते हुए मिलेंगे। आपने कहीं चल दिए रोड में, क्या हेलो हाउ आर यू फ्री रेडिकल कैसे आप, नहीं ऐसा नहीं होगा। ये आपको कहां मिलेगा बेटा, रिएक्शन इंटरमीडिएट मिलेगा। आपको हमने बता दिया रिएक्शन इंटरमीडिएट क्या होता है, आपको बता दिया कि रिएक्शंस की बीच की अवस्था, क्योंकि आपको पता है रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनता है कि नहीं बनता है, रिएक्शन प्रोडक्ट, प्रोडक्ट और रिएक्टेंट के बीच की जो स्टेट होता है उसी को क्या कहते हैं, इंटरमीडिएट स्टेट कहते हैं। तो आप याद रखना फ्री रेडिकल आपको कहां मिलेगा, बताओ फ्री रेडिकल आपको कहां मिलेगा, ये आपको मिलेगा जहां पे रिएक्शन होगी उसकी बीच की अवस्था होगी बच्चों, ठीक है बेटा, ऐसा आप समझ सकते हैं। उदाहरण के तौर पे मैं एक उदाहरण कह सकता हूं, मैं वहां पे कहता हूं डिसोसिएशन, एक रिएक्शन, एक एग्जांपल समझ लो, डिसोसिएशन ऑफ Cl2 गैस, ऑफ Cl2 गैस। तो आपको पता है यहां पे Cl का बॉन्ड होगा, ये ब्रेक डाउन कर जाएगा, एक इधर इलेक्ट्रॉन आएगा और एक इधर, तो यहां पे Cl पे इलेक्ट्रॉन और यहां पे Cl पे इलेक्ट्रॉन, ये हमारा फ्री रेडिकल बनके तैयार है। लेकिन अगर मान लेते यहां पे कंडीशन एक, पहला नंबर, दूसरा नंबर कंडीशन, मान लीजिए मेरे पास एक मीथेन है, क्या बेटा, मीथेन क्या है बच्चों, मीथेन है, ये CH4 का मीथेन कहते हैं। और ये जो बॉन्ड है, अगर मान लो बॉन्ड टूटता है तो कुछ ऐसा बनेगा, CH3 पे एक इलेक्ट्रॉन होगा और H पे भी क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन होगा कि नहीं होगा। और हमारे पास देखो ये दोनों फ्री रेडिकल है, तो ये फ्री रेडिकल क्या कहेंगे, पूरी दिली ख्वाहिश से, पूरे अंतरात्मा से मिलने आएंगे, किसके साथ, फ्री रेडिकल के साथ। किसका मिलेगा, फ्री रेडिकल। तो ये फ्री रेडिकल आप उनके साथ मिला दो, मिल सकता है नहीं मिल सकता, बिल्कुल मिल सकता है। देखिए अगर मान लो यहाँ पे एक फ्री रेडिकल, मान लो यहाँ पे एक फ्री रेडिकल हो गया और मान लो यहाँ पे फ्री रेडिकल हो, इनके बीच आप प्लस का साइन रेश कर, तो क्या बन जाएगा, CH3Cl, यहाँ पे क्या होगा, HCl, क्योंकि आपको पता है फ्री रेडिकल माने एक इलेक्ट्रॉन, फ्री रेडिकल माने एक इलेक्ट्रॉन, तो दो इलेक्ट्रॉन को आपस में मिलाएंगे, दो इलेक्ट्रॉन को आपस में मिला देंगे तो एक बॉन्ड का फॉर्मेशन। तो क्या HCl का बॉन्ड बन सकता है, यस। क्या CH3Cl का बॉन्ड बन सकता है, यस, क्योंकि CH3 के पास एक इलेक्ट्रॉन था, बोलो हां, यहाँ पे Cl के पास एक इलेक्ट्रॉन था, बोलो हां, 3 मिल गया, तो क्या बन गया, मिथाइल क्लोराइड। ये तो प्रोडक्ट बाद में बना ना, पहले क्या बना, फ्री रेडिकल, और फ्री रेडिकल क्या हमारा रिएक्शन इंटरमीडिएट है। तो ये तो सिंपल सा कांसेप्ट फ्री रेडिकल। मैं ये मानता हूं कि आप सभी फ्री रेडिकल के कांसेप्ट को समझ चुके, लेकिन क्या इतना ही पढ़ना है, नहीं, इसकी कुछ और भी बातें आपको देखनी पड़ेगी। इसमें हम आगे बढ़ेंगे तो इसमें हमको मिलेगा क्लासिफिकेशन। अब हम क्लासिफिकेशन कैसे करें, फ्री रेडिकल का क्या करना है बच्चों, क्लासिफिकेशन करेंगे। तो क्लासिफिकेशन बहुत आसान है, मैंने क्या लिखा, इट इज क्लासिफाइड इनटू 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। हिंदी में कहते हैं इसको प्राथमिक। जो हमारा फ्री रेडिकल है, अच्छा कई बच्चे कहते हैं, कई बच्चे कहते हैं कि सर हिंदी हिंदी हिंदी, तो बेटा इसको, इसका जो फ्री रेडिकल ना, इसका हिंदी शब्द आपको खुद ही पसंद नहीं आएगा। इससे पता है क्या कहते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन या मुक्त प्लस, अजीब लगता है फ्री रेडिकल के, तो उससे अच्छा आपको फ्री रेडिकल करना आसान नहीं लग रहा है, तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि फ्री रेडिकल को ऐसा इंग्लिश में ही पढ़े, हिंदी में ट्रांसलेट करने की जरूरत नहीं। और जब आप इंग्लिश भी सीखे तो आप इंग्लिश को इंग्लिश में ही समझें। आप क्या करते हैं, जब आप इंग्लिश पढ़ते होंगे तो आप इंग्लिश को हिंदी में समझते हैं, अरे भाई इंग्लिश कहां पढ़ रहा है तू, होता है क्या, हम जब इंग्लिश पढ़ते हैं हम हिंदी इंग्लिश को क्या करते हैं, हिंदी में समझते हैं। अरे इंग्लिश थोड़ी पढ़ रहे हो, तुम हिंदी को इंग्लिश में बात कर रहे हो, हिंदी को इंग्लिश में, हिंदी में को इंग्लिश में नहीं करना, वैसे में करना, वैसे तो पूरी वर्ड इंग्लिश में, पूरी केमिस्ट्री इंग्लिश में, हिंदी में तुम जरूरत नहीं करोगे ट्रांसफर, तो आप पॉइंट करें। तो क्लासिफिकेशन ऑफ फ्री रेडिकल, इट इज क्लासिफाइड में इसको वर्गीकृत किया गया है, इसको वर्गीकृत किया गया है 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी। अच्छा कैसे इसको क्लासिफाई किया है, इसके पीछे बेस क्या है, ये डिपेंड करता है, डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ कार्बन, डिपेंड किस पे करता है, नंबर ऑफ कार्बन, डिपेंड किस पे करता है, नंबर ऑफ कार्बन अटैच्ड टू द फ्री रेडिकल। मान लो कि मेरा कार्बन है, सोचो बोला हां क्या बेटा कार्बन है और मैं इसको एक इलेक्ट्रॉन दिखा दिया, तो क्या बन गया, फ्री रेडिकल बन गया नहीं, कार्बन में फ्री रेडिकल बना नहीं। अब ये कौन सा वाला है, डिपेंड करने से आप कितना कार्बन जुड़ा है। मान लेते हैं इसका एक कार्बन जुड़ा है, इसका कितना जुड़ा है, एक, मान लेते हैं कार्बन है, इस पर एक इलेक्ट्रॉन है, राइट। देखो क्या कह 1 डिग्री 2 डिग्री डिपेंड ऑन द नंबर ऑफ कार्बन अटैच्ड टू द फ्री रेडिकल।
तो नंबर कितना कार्बन इसका जुड़ रहा है। देखिए अगर इसके साथ ये फ्री रेडिकल है तो क्या है, फ्री रेडिकल, इसके अगर एक कार्बन जुड़ा कि नहीं जुड़ा, तो इसको क्या कहेंगे आप, 1 डिग्री। समझ में आया, ये फ्री रेडिकल है, इसके अलावा आपको क्या है, 2 कार्बन जोड़ना है। कितना जोड़ना है, 2 कार्बन, तो क्या होगा ये 2 डिग्री। फिर मेरे पास एक फ्री रेडिकल है, इसका 3 कार्बन जोड़ दो तो क्या होगा 3 डिग्री। समझ में यार, ये कॉन्सेप्ट है। तो आपको प्राइस, तो इसको अगर बैलेंस करने का तरीका क्या था, आप यहां HH लिख दो, तो ये CH2 हो गया, यहां पे H, ये आपका क्या हो गया 1 डिग्री फ्री रेडिकल। क्या हो गया 1 डिग्री। ये क्या हो गया बेटा 2 डिग्री फ्री रेडिकल। ये क्या हो गया 2 डिग्री फ्री रेडिकल। ये क्या हो गया बेटा आपका 3 डिग्री फ्री रेडिकल। तो ये 1 डिग्री 2 डिग्री और एक रेडिकल और बना सकते हैं। मान लेते हैं कि कार्बन है उसमें एक भी कार्बन नहीं जुड़ा है, तो इसमें एक भी कार्बन नहीं जुड़ा है, सिर्फ रेडिकल, तो इसका नाम क्या होगा बेटा मिथाइल फ्री रेडिकल। इसका नाम क्या होगा बेटा मिथाइल फ्री रेडिकल। मिथाइल फ्री रेडिकल, ये मिथाइल फ्री रेडिकल हो गया, ये आपका टर्शियरी फ्री रेडिकल, एक सेकेंडरी और एक प्राइमरी। अब अगर हम इसकी स्टेबिलिटी देखें, स्टेबिलिटी का नाम, स्टेबिलिटी का मतलब इनमें से कौन ज्यादा स्टेबल होगा, स्टेबिलिटी ओवर ऑफ स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ फ्री रेडिकल। देखो बेटा आप इस बात को समझ जाएंगे, बहुत आसान बात है। आप बता सकते हैं इनमें से कौन ज्यादा स्टेबल होगा। आप ऐसे समझिए कि ये जो कार्बन है उन कार्बन के पास एक इलेक्ट्रॉन है, उन कार्बन के पास क्या है एक इलेक्ट्रॉन। देखो इसमें एक इलेक्ट्रॉन, इसमें अगर ध्यान से देखो, मान लो इस कार्बन की वैलेंस कितनी होनी चाहिए, 4 होनी थी, हाँ ना। अगर ध्यान से देखोगे हर कार्बन क्या चाहता है, अपने ऑक्टेट को कंप्लीट करना, हर कंपाउंड अपने ऑक्टेट को कंप्लीट करना चाहता है। तो थोड़ा देखो, थोड़ा सा देखो इस बात, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन, तो कितने हुआ 6 इलेक्ट्रॉन हुआ एक साथ, एक की कमी हुई नहीं, तो कार्बन के इलेक्ट्रॉन की कमी हुई, तो यानी कि सीधा सीधा मतलब फ्री रेडिकल का मतलब यहाँ पे क्या है इलेक्ट्रॉन की कमी है, फ्री रेडिकल मतलब इलेक्ट्रॉन की कमी है जो कि बहुत रिएक्टिव है। तो इसके रिएक्टिविटी को जो कम करे, भाई इसकी रिएक्टिविटी कैसे आ रही, इसके इलेक्ट्रॉन की कमी हुई। क्या बोला, इसकी रिएक्टिविटी कैसे आ रही, क्योंकि इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी। तो कोई भी इसको बाहर से इलेक्ट्रॉन दे, इस फ्री रेडिकल, ये जो कार्बन का फ्री रेडिकल देख रहे हो ना, इसको अगर कोई बाहर से इलेक्ट्रॉन देगा, कोई इसको बाहर से इलेक्ट्रॉन यदि देगा, तो ये क्या होगा स्टेबल हो जाएगा। अब आपको पढ़ा होगा लास्ट क्लास में इंडक्टिव इफेक्ट, जिसमें आपने पढ़ा था प्लस आई इफेक्ट। क्या पढ़ा था बेटा, प्लस आई इफेक्ट। प्लस आई इफेक्ट क्या था आपको पता था, CH3 क्या करता था, इलेक्ट्रॉन देता था। तो देखो ना ये फ्री रेडिकल क्या है, यहाँ पे CH3 इलेक्ट्रॉन दे रहा है, भाई ये कार्बन है, क्या कार्बन के साथ कोई CH3 लगा है तो कोई इसको इलेक्ट्रॉन दे रहा है, नहीं दे रहा। तो यानी ये वाला सबसे ज्यादा अनस्टेबल होगा। क्या होगा सबसे ज्यादा अनस्टेबल। यहां पहले पाओ, देखो यहां पे एक CH3, इसको मैं ऐसे लिखता हूं, इसको मैं ऐसे लिखता हूं, तो देखो इसमें एक CH3 दे रहा है इलेक्ट्रॉन, हां या ना, दे रहा है, तो नहीं यहां पे थोड़ी सी स्टेबिलिटी बन रही है क्योंकि इसके अंदर इलेक्ट्रॉन की कमी है। इस फ्री रेडिकल में, प्राइमरी फ्री रेडिकल में इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो CH3 प्लस आई इफेक्ट के थ्रू इस कार्बन को इलेक्ट्रॉन दे रहा है, तो ये थोड़ा स्टेबल हो रहा है, हो रहा नहीं हो रहा। तो यहाँ पे एक CH3 दे रहा है, यहाँ पे 2 दे रहा है, यहाँ पे कौन दे रहा है भाई 2। तो आप सोचो 2 देने वाला ज्यादा स्टेबल होगा या 1 देने वाला, 2 देने वाला। यहाँ पे 3 दे रहा है बेटा, यहाँ पे कितना दे रहा है बेटा 3, यहाँ पे कितना दे रहा है बेटा 3 आएगा। तो सबसे ज्यादा स्टेबल कौन होगा आपके दिमाग में आ गया, जहां पे ज्यादा CH3 ग्रुप इलेक्ट्रॉन दे रहा है फ्री रेडिकल को। तो आप समझ सकते हैं, अगर मैं इसको नंबर ही करूं या इसको ऐसे करूं, पहले 3 डिग्री पर तो कहना क्या हो गया 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री और फिर लास्ट में मिथाइल, लास्ट में आपका मिथाइल। तो इस तरीके से आप इसकी क्या कर सकते हैं, आप इस तरीके से इसकी स्टेबिलिटी चेक कर सकते हैं। एक उदाहरण से समझाऊं तो आपको पेपर समझ लेना कि जो हमारा ये हमारा फ्री रेडिकल वाला टॉपिक है, इस फ्री रेडिकल की खासियत आप समझ जाइएगा कि ये बहुत ही रिएक्टिव स्पीशीज होता है। इसकी एक महत्वपूर्ण बात ये है कि ये चाहता है कि मुझे कहीं से इलेक्ट्रॉन मिले, तो जब ये चाहता है मुझे इलेक्ट्रॉन मिले तो मतलब इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो, इलेक्ट्रॉन की कमी हो, और ये चाहता है इलेक्ट्रॉन मिले तो उसकी इलेक्ट्रॉन की कमी हो। अब इसको कोई अगर इलेक्ट्रॉन वहां से देगा तो वो स्टेबल हो जाएगा। अब आप समझ सकते हैं टर्शियरी वाले जो केस है, टर्शियरी माने ये वाला, तो टर्शियरी वाले केस में क्या है भाई, 3 CH3 ग्रुप उसको इलेक्ट्रॉन दे रहा है। कितने दे रहे हैं बच्चों, 3 CH3 ग्रुप इलेक्ट्रॉन दे रहा है। जब 3 CH3 इलेक्ट्रॉन दे रहा है, 3 बार उस पे प्लस आई इफेक्ट लग रहा है, जिसके थ्रू उसकी जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी है वो दूर हो जा रहा है, और इसलिए टर्शियरी वाला ज्यादा स्टेबल हो रहा है। आप मेरी बात समझ में आ रहा है। एक उदाहरण के तौर पर मान लीजिए
मान लेते हैं कि मेरे पास यहाँ पे एक बेंजीन है और यहाँ पे लगाया बेटा CH2, ये एक मैंने बेंजीन जैसा बनाया और इसमें मैंने CH2 लिखा और इस पर एक इलेक्ट्रॉन है, तो इसकी रेजोनेंस आपको बनानी पड़ेगी। क्या बनानी पड़ेगी? रेजोनेंस। तो देखो सबसे पहले क्या, इसको ध्यान से अगर आप देखोगे तो देखो ये बॉन्ड टूटेगा ना, तो यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन और एक यहाँ पे होगा, तो कुछ ऐसा नहीं होगा, ध्यान से देखना होगा। ये CH2 है, इस पे एक इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन ये सुनाई नहीं है? देखो ना ये वाला जो बॉन्ड है ना बेटा, ये टूट गया तो दो इलेक्ट्रॉन हो, तो अब जब ये वाला इलेक्ट्रॉन क्या वापस में पेयर अप हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा? तो आप देख सकते हैं कुछ ऐसा बनेगा, ये डबल बॉन्ड होने का CH2 होगा और यहाँ पे क्या एक इलेक्ट्रॉन ऐसा होगा, एक बॉन्ड यहाँ पे है, एक बॉन्ड यहाँ पे है नहीं, ये वाला बॉन्ड ऐसे देखो, एक बॉन्ड यहाँ पे, ये बॉन्ड ऐसा है, और जैसे ये वाला बॉन्ड टूटेगा आपस में तो क्या होगा, यहाँ पे फ्री रेडिकल बनेगा, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, तो आपको ये वाला पेयर अप करेगा, ये वाला दो इलेक्ट्रॉन आपस में मिलके पेयरिंग कर लेगा, तो क्या बनेगा आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे CH2, ठीक है, बोलो हाँ, यहाँ पे बॉन्ड बन जाएगा, एक बॉन्ड यहाँ पहले था, एक बॉन्ड यहाँ पे, ऐसा होगा नहीं होगा, और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, हाँ यार, और फिर ये दोनों टूट जाएंगे, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे होगा और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे होगा, तो क्या होगा देखो आप, ये CH2 होगा, देखो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है, एक इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे, ये इलेक्ट्रॉन आपस में कंबाइन कर जाएगा, एक ये मिलेगा और एक ये मिल जाएगा, तो क्या होगा देखो, ये आपका CH2, जी वाला बॉन्ड दिखाना भूल गया, ठीक है, तो देखो एक बॉन्ड यहाँ पे है, एक बॉन्ड यहाँ पे, एक फ्री रेडिकल यहाँ पे, ऐसा होगा नहीं होगा? और ऐसे कैसे फिर ये वाला टूटेगा, तो क्या होगा देखो, ये सॉरी यहाँ पे CH होगा, CH2 होगा, क्या होगा यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, एक बॉन्ड यहाँ पे, एक बॉन्ड, फिर इनको मिलाना है, इनको क्या करना आपस में मिला देना है, तो क्या बन जाएगा आप देख सकते हैं, ये हमारा फाइनल बन जाएगा, यानी यहाँ पे CH2 तो होगा, इस पे एक इलेक्ट्रॉन होगा, लेकिन एक बॉन्ड यहाँ पे, एक बॉन्ड यहाँ पे, एक बॉन्ड, तो देखो ये वाला स्ट्रक्चर, ये वाला बना नहीं बना, तो याद रखना, मान लो आपके दो कंपाउंड आपको पेपर में आया, मान लो एक कंपाउंड लिख जाए CH2 डबल बॉन्ड CH और यहाँ पे CH2 पे फ्री रेडिकल, ठीक है, एक ऑप्शन ये है, और एक ऑप्शन मान लो ऐसा है आपके पास, ये एक ऑप्शन ये हो गया और एक ऑप्शन ये हो गया, दो ऑप्शन आपसे पूछा गया और आपसे बोला गया कौन सा वाला ज्यादा स्टेबल है, तो आप किसको टिक लगाएंगे बता सकते हैं? देखो बेटा ये वाला ज्यादा स्टेबल है, ये वाला क्या बेटा ज्यादा स्टेबल है, आप बोल सकते हैं क्यों, क्योंकि इसमें क्या होगा बेटा फ्री रेडिकल, बोलोगे फ्री रेडिकल रेजोनेंस, इसमें क्या पाया गया बेटा फ्री रेडिकल रेजोनेंस पाया, इसमें क्या बेटा फ्री रेडिकल रेजोनेंस पाया है और इसमें कई ज्यादा रेजोनेंस है, इसकी तुलना में इसमें इसे मुझसे 3 रेजोनेंस है, इसकी कितने कितना बेटा 3, क्योंकि देखो यहां पर एक बार इसमें होगा, फिर एक बार ये बॉन्ड बनेगा, फ्री रेडिकल रहेगा, फिर एक बार यहां बनेगा, तो इसके में भी 2 से 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे, इसके कम से कम 5 बनेंगे, इसके कितने बनेंगे कम से कम 5 बनेंगे, तो मैं बता दूंगा कौन सा है। सबसे पहला एक ये हो गया, फिर एक ये हो गया, फिर एक ये हो गया, फिर एक ये हो गया, और सॉरी तीसरा चौथा, अरे ये हो गया 5, इसे कितने, ये तो मैंने समझा, तो टोटल का बॉन्ड है तो आपको ज्यादा दिख रहा है, ये आपको एक्सप्लेनेशन करने के लिए ज्यादा सीखना पड़ेगा, क्योंकि आपको मैंने प्रत्येक बॉन्ड की ब्रेकिंग और फॉर्मिंग, बॉन्ड की ब्रेकिंग मतलब टूटना और बॉन्ड की फॉर्मिंग मतलब बनना, तो हमने दोनों को एक साथ दिखाया, हमने दोनों को क्या करा बेटा एक साथ दिखाया, जिस वजह से आपका ये टॉपिक थोड़ा सा बड़ा जैसा लग रहा होगा, राइट, तो इसमें कोई टेंशन की बात नहीं है, ये आपका पूरा वीडियो हो गया फ्री रेडिकल्स का, आपको कैसा लगा ये वीडियो जरूर से कमेंट करना और लाइक शेयर जरूर करना, और जैसा भी इसमें कमियां होगी अपनी फीडबैक के रूप में कमेंट दीजिएगा और शेयर करिएगा, और बाकी मेरे चैनल्स के साथ आप जुड़े रहेंगे तो मैं आपको ये प्रॉमिस करता हूँ कि आपको केमिस्ट्री में कभी भी दिक्कत नहीं आए, आप कमेंट में क्वेश्चन पूछ सकते हैं, नीट के हो या जेईई मेंस के हो या आपके बीएससी की क्वेश्चंस हो, क्लास 11 12 तो बेस हुआ, और मैं बताऊं ये वीडियो ज्यादातर हेल्प करने वाला है, सही बताऊं तो क्लास 11 वालों के लिए और जो नीट और जेईई मेंस की तैयारी कर ज्यादा उनके लिए हेल्पफुल है, क्योंकि ये पूरा बेस बना रहा है, बारीकी समझिए, जहां आपको दिक्कत है आप जरूर बताना। थैंक यू, पूरा वीडियो देखिए, बाय बाय, टेक केयर।